हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, और उसमें आपका चैप्टर है पूर्ति का सिद्धांत, इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लेसन जो है वो पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस चैप्टर को मैं समझाऊंगा और इसमें कुछ टॉपिक्स हम इसमें करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे जैसे सप्लाई क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम सप्लाई के बारे में जानेंगे, सप्लाई होती क्या है। देखो, मैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा अच्छे से समझाने के लिए, बाकी आप इसको जब एक लाइन पढ़ोगे आपको क्लियर हो अच्छे से हो जाएगा। तो सप्लाई होती क्या है, देखो, डिफरेंट प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये प्रोड्यूसर के पक्ष में है, मतलब प्रोड्यूसर की ओर से है। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो उत्पादक, जो चीजों को बनाता है, बेचता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो अलग अलग प्राइस पर, ठीक है, अलग अलग प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है, मतलब जो बेचने वाला है, वो अलग अलग क्वांटिटीज बेचने के लिए तैयार है, ठीक है, वही पूर्ति कहलाती है, वही सप्लाई कहलाती है, मतलब पूर्ति कहलाती है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लिखा भी है कि किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे उत्पादक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार है। और इसमें एक टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ठीक है। उसकी विलय इच्छा है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे, लेकिन अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर, ठीक है। समझ रही है? आपको ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो कि अलग अलग प्राइस है। देखो, अगर जैसे प्राइस 4 है, किसी वस्तु का जो प्राइस है ना वो 4 रुपए है, तो उसकी क्वांटिटी 10 बिकती है, और प्राइस 5 हो जाता है तो 12 बेचने के लिए वो तैयार है। मतलब अलग अलग प्राइस पर वो अलग अलग बेच रहा है। 6 रुपये प्राइस है तो 14 बेच रहा है। देखो, प्रोड्यूसर हमेशा नॉर्मली यही पाया जाता है कि अगर उसे ज्यादा कीमत मिलेगी ना तो वो ज्यादा बेचने के लिए तैयार होगा। इसलिए याद रखना, जब हम सप्लाई पढ़ते हैं ना तो इसमें प्राइस और जो क्वांटिटी है, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन पाया जाता है? पॉजिटिव पाया जाता है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी मैंने इस पे बुक्स पे लिख दिया तो आप इसे इरेज कर लेना, ठीक है। बाकी मैं कॉल पर ही बताऊंगा जब मेन होगा। तो समझ में आ गया। अब हम एक और चीज समझने जा रहे हैं इसमें कि सप्लाई और स्टॉक क्या है, ठीक है। इसको हम डिफरेंस से अच्छे से और क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस चीज का डिफरेंस पे आ जाते हैं। देखो, सप्लाई का मतलब मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं। किस पर? जो प्रोड्यूसर बेचता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर, मतलब अलग अलग प्राइस है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटीज जो है वो अवेलेबल है, बेच रहा है ना प्रोड्यूसर। तो ये क्या हो गया? सप्लाई हो गई। और स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब उन टोटल क्वांटिटी से है। किसकी टोटल क्वांटिटी? उस वस्तु की जो प्रोड्यूसर के पास प्रेजेंट में, ठीक है, अवेलेबल है, या फ्यूचर में जिसकी वो सेल करेगा। समझ में आ गया? मतलब जो उसके पास जितना भी उसके पास माल पड़ा हुआ ना गोदाम के अंदर, जैसे वो ये तो आज बेचेगा या फ्यूचर में बेचेगा, जो अभी उसके पास माल है, अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? इसकी स्टॉक कहलाएगी, ठीक है। सप्लाई जो है वो फ्लो कंसेप्ट में आती है। दो कंसेप्ट होते हैं, एक फ्लो और दूसरा होता है, ठीक है, स्टॉक। तो स्टॉक ही होगा फिर। तो स्टॉक इज नॉट ए फ्लो कंसेप्ट, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा जो डिफरेंस में बताएंगे तो, ठीक है। और एक बात सुनो, जो भी फ्लो होता है उसमें हम क्या लेते हैं? इट इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। इसमें पीरियड लिया जाता है यार। जो फ्लो होते हैं ना वो पीरियड होते हैं। पीरियड का मतलब पता है क्या है? एक अवधि, जैसे मान लो इस तारीख से इस तारीख तक पीरियड, पता ना, तो सप्लाई एक पीरियड से रिलेटेड होती है, जबकि स्टॉक का मतलब एक पॉइंट है, मतलब अभी कितने तुम्हारे गोदाम में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना माल पड़ा हुआ है। जैसे आपने बोला 10 यूनिट पड़ी है तो वो स्टॉक कहलाएगी, ठीक है। सप्लाई जो है ना पीरियड से रिलेटेड एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, जैसे मान लो 2 दिन का, 5 दिन का, इस तरह उसके बेस पर होगी सप्लाई, ठीक है। और स्टॉक पॉइंट पर होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम, ये याद रखना। सप्लाई जो है वो हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? प्राइस। मैंने भी आपको बताया ना कि जितना प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग सप्लाई की जाएगी, है ना, उतनी क्वांटिटी अवेलेबल होंगी। इसलिए ये किससे रिलेटेड होती है? हाँ, बिल्कुल सही, ये प्राइस से बिल्कुल रिलेटेड होती है। जबकि स्टॉक जो होता है वो प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो इन्वेंट्री है जो बिजनेस के अंदर है, उसको उम्मीद है कि भाई इतनी डिमांड मार्केट में आ जाएगी जो उसका अभी बिक जाएगा या फ्यूचर में बिक जाएगा, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, उसके एक्सपेक्टेड
डिमांड के बेस पर वो बना रहा है स्टॉक जो होता है। अगर स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो अगर मान लो नहीं बिका तो खराब हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए वो स्टॉक रखता है कि उसको एक उम्मीद होती है कि उसका आज बिकेगा या कल बिकेगा, इतने टाइम में बिक जाएगा, वेस्ट ना हो, तो वो स्टॉक है उसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना वो सोच रहा है उतना बिक भी जाएगा, हो सकता है कि वो ना बिके, ठीक है। तो जो भी उसके पास पड़ा हुआ है ना, जिसे वो पहले में फ्यूचर में बेचेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका स्टॉक कहलाएगा। अब दो वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, एक सप्लाई और एक क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा आप कहोगे हिंदी में दिखा दी वो, क्योंकि बताया देखो, जो पूर्ति है ना, हिंदी में देख लो, पूर्ति वो एक प्रवाह है, ठीक है। क्या है, प्रवाह। प्रवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं, ठीक है। फ्लो अभी मैंने इंग्लिश में बताया था। और जो स्टॉक है ना, वो फ्लो नहीं है, ठीक है। और याद रखना कि ये अवधि से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया कि जैसे एक टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, जैसे 2 दिन 4 दिन, इस तरीके से उसके बेस पर सप्लाई को लिया जाता है। जबकि स्टॉक का मतलब एक बिंदु से कि आज कितना, अभी कितना है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और ये याद रखना कि ये हमेशा कीमत से रिलेटेड होती है, प्राइस से रिलेटेड होती है, और जबकि इसमें जो है वो कीमत से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये माल सूची को प्रकट करता है कि इतना इतना माल इस प्रकार का आपके गोदाम में पड़ा हुआ, ये होता है स्टॉक। अब ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं कि पूर्ति और पूर्ति की मात्रा होती क्या, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं पूर्ति और पूर्ति की मात्रा होती क्या है। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि डिफरेंट प्राइस है, उस पर जब अलग अलग प्राइस है ना, तो उस पर अलग अलग क्वांटिटी बिकने के लिए तैयार है ना, हाँ या ना। लेकिन अब ध्यान सुनो, मैंने बोला कि मैं इस प्राइस पर 5 रुपए में 15 यूनिट बेच रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटी सप्लाइड की कौन से प्राइस में आप सप्लाई कर रहे हो ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड हो जाए। देखो जो सप्लाई है वो एक बड़ा कंसेप्ट है, उसमें अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन आप किस क्वांटिटी में बेच रहे हैं ना, किस प्राइस पर किस क्वांटिटी को बेच रहे हैं, तो वो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया, पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी सप्लाइड। एक बार पढ़ के बता देता हूँ यहीं से, आप इसको पढ़ना, ठीक है खुद। देखो सप्लाई, सप्लाई वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। प्रोड्यूसर या फर्म लिखा है, समझ में आ गया। देखो अलग अलग प्राइस पर जो अलग अलग क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर जो है ना, वो क्या देने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, ठीक है ना। लिखा ना, सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित बिंदु पर जो प्रोड्यूसर है ना, वो क्या करने के लिए तैयार है, उसको बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। या जो क्वांटिटी अवेलेबल है बेचने के लिए या सप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये ना मैंने जैसे इस लाइन को छोड़ा तो ये ब्रैकेट में इन्होंने इज रेडी टू सेल लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो ऐसा मतलब बेचने के लिए तैयार है। समझ में आ गया आपको। अब क्वांटिटी सप्लाइड मैंने आपको क्या बताया कि स्पेसिफिक क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर रेडी है बेचने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पर, उससे हम कमोडिटी कहेंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया, एक बार सुन लो दोबारा से। देखो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी जो है प्रोड्यूसर बेच रहा है, डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेच रहा है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी जो बेची जा रही है, वो क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जो बेची जा रही है वो होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो सब पे बेची जा सकती है। अब ये ना जब हम पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से कितनी मात्रा बेची जाती है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आपका डिमांड कर्व होता है, एक होता है सप्लाई कर्व। ये सप्लाई, ये बेचने वाला है, बेचने वाला तो ये सब कुछ बेचना चाहता है, बेचने वाला तो चाहता है उसका बिके, बेचने वाला तो ये भी चाहेगा ना 7 रुपए में बिक जाए, लेकिन लोग ही नहीं ले रहे तो वो क्या करेगा, तो खरीदने वाले तो कह रहे कम रेट पे मिल जाए, जितना सस्ता। तो दोनों की बात जहां मानी जाती है, उतने प्राइस पर उतनी क्वांटिटी बिकती है। तो अब महंगाई, समय, बहुत सारी चीजें बेस पर अलग अलग होता रहता है। तो वही हम बता रहे हैं कि जिस प्राइस पर क्वांटिटी बिक रही है ना, जिस स्पेसिफिक प्राइस पर क्वांटिटी बिक रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। समझ में आया। तो ये चीज होती है। अभी आपको ना सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड है क्या। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आगे जब चैप्टर आएगा ना आपका, देखो ये दे रखा ना,
ये जहां दोनों काट रहे हैं ये आप बाद में पढ़ेंगे, समझ में आई? ठीक है, अब आ जाओ सप्लाई शेड्यूल क्या है। जब हम ये देखो, ये जो मैंने दिखा रहा हूं ना, ये जब डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार की जाती है, डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार की जाती है, तो जिस टेबल में इसे हम शो करते हैं ना, वो इसका क्या कहलाता है? सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। समझ में आ गई? हिंदी में इसको बोला जाता है पूर्ति अनुसूची। अब ये एक व्यक्ति की भी हो सकती है, ठीक है, और ये जो है फर्म की भी हो सकती है, बाजार की भी हो सकती है, ठीक है। अब बाजार मतलब जैसे बहुत सारे विक्रेता हो गए बेचने के लिए, ये एक जने का हो गया ना खाली, और एक से ज्यादा जने हो गए जो बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक से ज्यादा जने कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है, देखो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है ना, तो ये प्राइस 4 रुपए है, 5 रुपए है, 6 रुपए है, 7 रुपए है। क्वांटिटी कितनी है? 8, 9, 10, 11। ये एक फर्म है, कोई कंपनी है, वो करती है ऐसा। ऐसी दूसरी कंपनी भी है जो 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए और 7 रुपए पे क्वांटिटी बेचती है। 12, 14, 16, 18 प्राइस वही है, देखो, है ना, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग कंपनी बेच रही है। तो आपने क्या करा, जब समझने के लिए सिर्फ 2 कंपनी ले ली या 2 फर्म ले ली, तो क्या करा, इन दोनों प्राइस तो सेम ही है, तो सेम प्राइस पर जैसे 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? ये ए फर्म नाम दे दिया इसका, इसका नाम बी दे दिया, तो ए का कितना हो गया, बी का कितना हो गया? ए का कितना है? 8, 9, 10 और 11, ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। और इसका कितना है? 12, 14, 16 और 18, इनको जोड़ दो, टोटल करो कितना आ गया? 12 8 कितने होते हैं? 20, ठीक है। 14 9 कितने होते हैं? 23, ठीक है। 10 और 16 कितने होते हैं? ठीक है, 26 और 18 19 29, है ना। तो ये अब आप इन दोनों, ये क्वांटिटी आ गई ना, ये क्वांटिटी प्राइस को लेकर जो अब आपने बना दिया ना, ये आपकी किसका हो गया? मार्केट का हो गया। ऐसे ही मार्केट के अंदर 50 से हो सकते हैं बेचने वाले, 100 हो सकते हैं, तो सबकी क्वांटिटी को टोटल कर देंगे, तो वो मार्केट क्या कहलाएगा। तो समझ में आ गई आपको कि ये जो इंडिविजुअल वाली है कौन सी हो गई? जो खाली हम एक एक की बना रहे हैं, ये एक एक की इंडिविजुअल हो गई, ठीक है। और अगर हम इनको जोड़ लेते हैं सारी क्वांटिटी को, पूरी जितने भी एक बाजार के अंदर जितने भी सारे बेचने वाले सबको जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? मार्केट की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मार्केट की हो जाएगी। आपका ये मैंने बताया ये, ठीक है। मतलब जब हम टेबल बना के दिखाते हैं ना, टेबल, तो वो शेड्यूल होता है। क्या होता है? शेड्यूल होता है। समझ में आ गई? अभी हमने पहले क्या पढ़ी थी? थ्योरी पढ़ी दोनों की, है ना। उसके बाद जब हम इसी जो अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है ना, उसको जब हम किस में दिखा देते हैं? टेबल में दिखा देते हैं, तो उसको शेड्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेड्यूल बोला जाता है। देखो ये देखो, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी बिक रही है ना। 5 रुपए पे तो देखो ये वाली फर्म बेचना नहीं चाहती, कर हमें बेचना ही है भाई, उसकी मर्जी है। ये मार्केट की हो गई। देखो 2 फर्म हो गई, एक ये हो गई ए, एक हो गई बी, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये मार्केट की आ गई। तो जिस टेबल के अंदर हम मार्केट का शो कर रहे हैं ना, वो क्या है? मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, ठीक है। ये देखो मार्केट सप्लाई शेड्यूल उसको कहा जाता है जिसमें सप्लाई शेड्यूल सारी की सारी फर्म का, ठीक है, मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो बेच रहा है ना, वो सारा का सारा ले लिया जाता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गई? मार्केट शेड्यूल क्या है? मतलब बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है? कि बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु को उत्पादन करने वाली सभी फर्म उत्पादों की पूर्ति अनुसूची से टोटल कर लो। ये देखो बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गई? और एक का तो समझ में आ ही गया। जब एक का क्या है कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में एक व्यक्तिगत उत्पादक, केवल एक प्रोड्यूसर का, ठीक है, या एक फर्म का जो पूर्ति अनुसूची से, मतलब जो उसने अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग बेचने के लिए तैयार है ना, वो क्या कहलाएगा? एक व्यक्ति का कहलाएगा। और जब एक से ज्यादा को टोटल कर दोगे तो क्या कहलाएगा? वो मार्केट का कहलाएगा। समझ में आ गया? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद कर रहा हूँ आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गई? और अब आगे सुनो, जब हम इसी जो अलग अलग जो प्राइस है, जो अलग अलग प्राइस है ना हमारा, और उस पर अलग अलग क्वांटिटी है, उसको जब हम ग्राफ में शो करते हैं तो वो सप्लाई कर्व बन जाता है। समझ में आ गई आपको? क्या बन जाता है? वो पूर्ति वक्र बन जाता है।
ठीक है, पूर्ति। अब इसके ढलान के बारे में पढ़ेंगे, इसका ढलान कैसा होता है, मतलब ये इसका ढलान ऐसे होता है, इसका ढलान ऐसे होता है, इसका ढलान ऐसे होता है, कैसा होता है इसका ढलान। तो इसका ढलान ऐसा होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बेचने वाला होता है वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे ज्यादा प्राइस हो तो वो ज्यादा बेचे। हम बना के दिखाते हैं, पहले समझ लो पी और ये क्या हुआ। ये देखो 1 2 3 4 ले लिया, 5 6 7 8। देखो जब प्राइस 1 रुपया है तो वो 5 यूनिट बेच रहा है, 2 रुपये होते हैं वो 6 बेचता है, 3 पे 7 4 पे 8, तो मतलब ज्यादा बेचता है वो। ठीक है, मतलब रेट बढ़ता है तो ज्यादा बेचने के लिए तैयार है वो सामान। ठीक है, ये मतलब ना कि 1 रुपये में 5 चीजें आ रही है। ठीक है, मतलब जब वस्तु का प्राइस 1 रुपये होता है तो 5 यूनिट बेचता है, जब वस्तु का प्राइस 2 रुपये होता है तो वो 6 यूनिट बेचता है, ऐसे। तो नीचे जो आपका आ जाएगा क्वांटिटी, तो कितनी है, जैसे 5 6 7 8 है, तो हमने जो है दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और 5। तो देखो 5 रुपये कितना है, 1। ठीक है, 6 पे कितना है हमारा 2। ठीक है, 7 पे कितना है हमारा 3, 8 पे कितना 4। तो देखो ये लाइन बन रही है ना, बन रही। तो ये देखो इसका ढलान ऐसे की तरफ से जा रहे हैं, देखा ना आपको। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आ गया, दोनों का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो बस देखो वही आ गया ना, पूर्ति वक्र पूर्तन सूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। मतलब जब हमने पूर्तन सूची को चित्र में दिखा दिया, जब हमने चित्र में दिखा दिया तो वो क्या हो गया, पूर्ति वक्र बन गया। ठीक है, इंग्लिश में देख लो आप, इस सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल होगा ऐसे ही मार्केट होगा। मतलब पहले आपको इंडिविजुअल शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर उसका आप ये बना दोगे कर्व, फिर आपको मार्केट का बनाना पड़ेगा शेड्यूल, फिर मार्केट का बना दोगे। देखो मार्केट का बना के दिखाया, ये जरूरी नहीं कि आपको ऐसे बना के दिखाना है, बनाना चाहो बना सकते हो। समझो मेरी बात, मेन आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा मार्केट का। ये कैसे आएगा, देखो ये कैसे बनाया मैं बता देता हूँ। देखो आपने पहले एक फर्म का लिया, फिर ये बना दिया। ठीक है, फिर दूसरी फर्म का लिया, फिर आपने ये बना दिया। ठीक है, फिर दोनों का आपने टोटल किया था ना, दोनों का आपने टोटल कहाँ किया था, देखो मैंने ये करा था, एक फर्म का लिया ये बनाया, दूसरी फर्म का लिया, देखो एक फर्म का लिया ये बनाया, दूसरी फर्म का लिया ये बनाया, फिर हमने इन दोनों की क्वांटिटी जोड़ दी थी ना, क्वांटिटी जोड़ दी थी, ये क्वांटिटी है जोड़ी थी तो ये आई थी ना, फिर ये इसको और इसको लेके हमने ये बना दिया, तो ये क्या हो गया, मार्केट सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि इनका स्लोप कैसा होता है, मैंने आपको बता दिया स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब दोनों बढ़ते हैं। तो सप्लाई कर्व नॉर्मली स्लोप अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ जाता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, लिखा ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनमें, प्राइस और क्वांटिटी को लेकर पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये याद रखना। ठीक है, और स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द चेंज ऑफ इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये कह रहा है जो स्लोप होता है ना किसका, सप्लाई कर्व का, वो रेशियो होती है, क्या होती है, किसकी रेशियो होती है, चेंज इन प्राइस की और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की। ठीक है, रेशियो ही तो होती है कि जितना प्राइस में चेंज आया और जितना क्वांटिटी में चेंज आया उसकी रेशियो होती है। मतलब ये क्या, ये जो लाइन बन रही है ना, ये रेशियो है किसका, जितना प्राइस में चेंज हुआ और जितना क्वांटिटी में चेंज हुआ, उन दोनों की रेशियो है ये, इन दोनों की रेशियो है ये। मतलब आप इनको डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो, जो पॉइंट आएगा उसकी वैल्यू सेम आएगा, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो। अभी आगे दिया होगा तो बता देंगे। ठीक है, देखो ये बता भी रखा है कि अगर यहाँ से यहाँ पॉइंट हुआ तो ये इतना चेंज हुआ, और देखो पता है ये लाइन ऐसे क्यों है, क्योंकि नीचे क्वांटिटी होती है, ये लाइन क्या है ऊपर है, ये प्राइस होती है। तो इतना चेंज हुआ, जब कहने का मतलब है कि अगर प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ा होगा तो क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई होगी। कैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ना, ये देखो जब प्राइस इसका 1 से 2 रुपये हुआ था, देखो इधर, तो क्वांटिटी कितनी हो गई थी, 7 से 6, 5 से 6 नहीं हो गई थी, हुई थी ना। तो ये पॉस्टुलेशन तो बता रहा है, तो ये क्या है, स्लोप ही तो है, स्लोप, इसी के स्लोप बन रहा है। तो जितना प्राइस में चेंज हुआ और जितना क्वांटिटी में चेंज आया उसकी रेशियो क्या होती है, ये जो कर्व बनता है वो एक रेशियो है।
समझ में आ गया। तो ये है, बाकी एक बार आप पढ़ोगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई फंक्शन। मतलब आखिर सप्लाई जो फंक्शन है, या मतलब कहने का ये है कि जैसे प्राइस है 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, है ना, और क्यों कितना है हम ये देख रहे हैं, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। क्या जो सप्लाई जो इतनी बढ़ रही है, जो सप्लाई इतनी बढ़ रही है, क्या उसको केवल प्राइस ही इफेक्ट करता है? ये कौन कौन से फैक्टर है जिससे सप्लाई बढ़ जाती है या घट जाती है? तो कौन कौन है जो किसी भी वस्तु के सप्लाई को बढ़ाता है या घटाता है? आप अपनी लाइफ में भी सोच सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसकी सप्लाई को। एक तो खुद का उसका प्राइस हो गया, एक तो पहला तो पॉइंट प्राइस ही हो गया, आपको दिख रहा होगा, पहला तो एक प्राइस ही हो गया उसको, ठीक है। और हिंदी में ये जरा अपने अभी पढ़ लेना, जो मैंने अभी समझाया ना एक ही लैंग्वेज में, ये पूर्ति वाक्य का ढलान है ना, ठीक है। और ये बताया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था, फिर आज इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो मैंने समझा दिया एक लैंग्वेज में, उसमें थोड़ा सा देख लेना। अभी मैं बता रहा हूँ पूर्ति फलन या निर्धारित तत्व, मतलब आखिर पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, कौन कौन से फैक्टर तय करेंगे। एक तो देखो उसका खुद का प्राइस तय करेगा, वैसे देखो ये लिखे हुए सारे फैक्टर, ये ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। हम ये सारे मैं शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल फटाफट, ठीक है। देखो पहला है आपका वस्तु का खुद का प्राइस। देखो अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो जो बेचने वाला ज्यादा बेचेगा ना, एक तो ये फैक्टर हो गया, सप्लाई बढ़ा देती है चीज। आप ठीक है, जैसे मार्केट में, जैसे आपने बहुत सा देखा होगा एग्जांपल, कि जब प्याज के दाम जो है बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एक तो पहले वो जानबूझ के उसको कमी दिखा देते हैं कि मार्केट में सामान ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस बढ़ते हैं तो प्याज बिकने भी लग आता रहता है मार्केट में, फिर कहाँ से आता है? तो ये बेचने वाले क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ता है ना तो चीज उसे उपलब्ध करवाते रहते हैं, अवेलेबल करवाते रहते हैं। तो जब प्राइस बढ़ता है तो चीज की डिमांड जो सप्लाई जो है वो बढ़ती रहती है। तो पहला फैक्टर हो गया। अगर प्राइस घटेगा ना तो उसकी सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। दूसरा रिलेटेड गुड्स। दूसरा कौन सा होता है सप्लाई को इफेक्ट करने वाला? रिलेटेड गुड्स। क्या होता है रिलेटेड गुड्स पता है? जैसे मान लो आपकी जो फर्म है ना, उसी के जैसा प्रोडक्ट कोई और भी बनाता है, तो अगर उसने प्रोडक्ट जो है ना अपना सस्ता कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इससे उसकी सप्लाई बढ़ने लग जाएगी। तो आप क्या करोगे फिर? अपना भी प्राइस घटाने, अपनी सप्लाई बढ़ा दोगे, है ना। तो ये फैक्टर रिलेटेड गुड्स बोलते हैं इन्हें। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर ले जाते हैं ना, उससे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं, जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर ली जाती है। देखो सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कंसीडर फर्म सेलिंग टी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस इन द मार्केट, द फर्म विल बी विलिंग टू सेल लेस टी एज इट्स एक्जिस्टिंग प्राइस, द सेम क्वांटिटी ऑफ द टी विल बी सोल्ड ओनली एट अ हायर प्राइस। समझ में ये कह रहा है कि अगर मार्केट के अंदर अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है ना, तो जो चाय वाले होंगे ना, चाय वाले कहेंगे हम भी ना अपना रेट बढ़ाएंगे, हम नहीं तो हम कम बेचेंगे, क्योंकि उन्हें भी बेचारा चाहिए, क्योंकि उनके सब्सिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो वो भी अपना बढ़ाने लग जाए। ये देखा जाता है। एक और है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। देखो अगर किसी कंपनी या किसी देश के अंदर एक कंपनी है, जैसे मान लो चाय बनाने वाली है, अगर मान लो नई एक और कंपनी आ जाए चाय बनाने वाली, तो अपने आप सप्लाई नहीं बढ़ गई? प्राइस में कुछ बड़ा घटा? प्राइस तो बड़ा घटा नहीं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गली में 4 दुकानें थी, एक व्यक्ति ने और दुकान खोल ली, तो अपना उसकी क्या हुआ, माल आ गया ना, बेचेगा ही वो, तो क्या बढ़ गई? सप्लाई बढ़ गई ना। तो एक अगर नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फर्म कम होंगे तो सप्लाई घट जाएगी। उसके बाद गोल ऑफ फर्म, अगर फर्म का उद्देश्य समाज की सेवा करना हो गया तो ऐसी सप्लाई बढ़ाती रहेगी बिना प्राइस की। और अगर उसका उद्देश्य लाभ कमाना हुआ तो हो सकता है वो ज्यादा प्राइस पर ही बढ़ाए, है ना, हो सकता है सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड ज्यादा बेचने लग जाए, हाँ है ना। तो ये फर्म का गोल क्या है ये भी देखना होता है। फिर अब प्राइस ऑफ फैक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल कंपनी ये पेंसिल बनाती है, अचानक उसको ये लकड़ी है ना सस्ती मिलने लग जाए, तो उसको तो अब सस्ती पड़ेगी ना, तो एक तरह से उसको बेनिफिट मिलेगा, वो ज्यादा बेचेगी। तो जब अगर जिससे जिससे वो चीज बन रही है ना, अगर वो चीज सस्ती हो जाती है, फैक्टर सस्ता हो जाता है, तो कंपनी सप्लाई बढ़ा देती है। और अगर वो क्या हो जाए, महंगा हो जाए, तो कंपनी में सप्लाई कम कर देगी, क्योंकि उसको पूरा ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है?
बाकी एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, हिंदी में भी आप देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया उत्पादक के कारक। कारक आपको पता ना कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो वो सारे कारक भी अगर उनकी अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो कंपनी जो है ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, प्राइस अगर बढ़ जाए तो कंपनी प्रोडक्शन कम कर देगी, अगर प्राइस पे चेंज ना हो तो। समझे मेरी बात? मान लो कंपनी कोई चीज मशीन लेती है, वो किराए पे लेती है, और उसका किराया बढ़ जाएगा तो कंपनी को तो जो चीज बना रही है महंगी नहीं बढ़ने लग जाएगी, तो कंपनी अपने आप कम बेचेगी। ठीक है ना? अगर मान लो कंपनी को इंटरेस्ट, मान लो कर्जा लेके बना रही है, तो उसको इंटरेस्ट बढ़ा दिया सरकार ने, है ना, तो क्या वो कंपनी को महंगा नहीं पड़ने लग जाएगा? तो कंपनी क्या करेगी? सप्लाई कम कर देगी। तो इसलिए 4 फैक्टर को पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी जो मिलती है। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। ठीक है, अब आगे सुनो। उसके बाद टेक्नोलॉजी। अगर किसी चीज को बनाने की टेक्नोलॉजी आ जाए और वो सस्ती, प्रोडक्ट को सस्ता कर देगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई, या आपकी टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी होगी, खराब हो गई, तो क्या होगा? महंगा हो जाएगा। फ्यूचर प्राइस, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस घट जाएंगे तो आज आप सप्लाई ज्यादा कर दोगे, सबसे अच्छी है ना। जैसे पेट्रोल का बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हो, प्राइस बढ़ने के चांस होते हैं तो वो जल्दी दुकान बंद कर देते हैं। ठीक है, भाई कल बेचेंगे, 12 बजे का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपने इसका सप्लाई कम कर दी ना उन्होंने, तो उन्हें पता अगले दिन बढ़ जाएगी। तो ये होता है फैक्टर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। उसके गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी कि आपको वो चीज महंगी पड़ गई, तो आप क्या करोगे? सप्लाई कम कर दोगे। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी किसी चीज पर, है ना, तो क्या होगा? आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए टैक्सेशन एंड सब्सिडी, और सब्सिडी भी होती है। अगर सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, मतलब आर्थिक सहायता दे दी, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? अब सस्ता बन जाएगा ना, क्योंकि सरकार आपको हेल्प कर रही है। आर्थिक सहायता पता ना क्या होता है? जो सरकार की तरफ जैसे बिजली में मिलती है, पानी में मिल रही है, इस तरीके से सब्सिडी। समझ में आ गया? तो ये सरकारी नीति पे भी डिपेंड करता है कि सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। समझ में आ गया? ये सारे वो फैक्टर थे जो सप्लाई बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, और मुझे उम्मीद है आपके लिए मैंने थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश की होगी।